हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू आवर चैनल इंडियन स्टडी हब। हमारा ऑलरेडी वर्ब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारी क्लासेस भी उसकी हो चुकी हैं और इस क्लास में हम उसी के आगे वर्ब के ही बारे में कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में काफ़ी रेपिटेटिवली आते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं कि कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, हैव हो गया, पोजेस हो गया। ये हैव पोजेस नहीं, बीच में कॉमा आएगा, हैव अलग वर्ड और पोजेस अलग वर्ड। हैव हो गया, पोजेस हो गया, ओन हो गया, थिंक हो गया, बिलीव, कंसिडर, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ बोला जाता है कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ नहीं करना चाहिए। अब कहने के लिए आप ये चीज़ें क्रैम कर सकते हो, चीज़ों को रट सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन क्लास वन से ही मेरी अप्रोच ये रही है कि आप चीज़ों को याद मत करो, रटो मत, क्योंकि उसकी बहुत कोई एडवांटेज है नहीं, क्योंकि उसके एक्सेप्शनल्स आ जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हो। तो मेरी अप्रोच ये है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें, उसको उसकी क्लैरिटी लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको समझें। तो उसी पे पूरी क्लास होगी। तो प्लीज़ ये क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि ये सारे वर्ड्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है और क्यों ऐसा बोला जाता है कि कुछ वर्ड्स के साथ कॉन्टीन्यूस टेंस हम यूज़ नहीं करते और किन के साथ करते हैं। और इसमें एक्सेप्शनल्स वगैरह आपके सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ अलग से कुछ होगा नहीं। एक बार आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम में आपको बहुत ईजी होएगा। ठीक है। इन सारे वर्ड्स में से अगर मैं बोलूँ तो सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो है ये वाला, लास्ट वाला, एटसेट्रा। अब ये भले ही वर्ड्स आप सारे याद कर लो, लेकिन जो एंड में एटसेट्रा लिखा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। एटसेट्रा मतलब कि ऑलरेडी, और इसके अलावा भी सिमिलर काफ़ी वर्ड्स हैं, उनको कैसे याद करोगे। तो मेरी अप्रोच यही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आप जाओ और समझो चीज़ों को। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास एक सेंटेंस के साथ, जैसे कि दे आर हैविंग मैनी डाउट्स। अब ये चार सेंटेंसेज हैं, ये देख लेते हैं पहले। दे आर हैविंग मैनी डाउट्स, सेकेंड है हमारा दे आर हैविंग सम डिस्कशन, सेकेंड है चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट और चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स। अब ये चार सेंटेंसेस फटाफट आप अपनी अप्रोच के साथ, अगर आपने क्लासेस मेरी देखी हैं पहले की, तो ये वीडियो को पॉज करो और इनके आंसर चेक करो कि इसमें आंसर नो एरर है या एरर है, और एरर है तो कहाँ पे है और क्यों है। ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखे वो भी प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखें और ये सब प्रोसीजर पूरा फॉलो करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है। हम आंसर पे बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर चेकआउट कर लिए होंगे। सबसे पहले जो सेंटेंस है, दे आर हैविंग मैनी डाउट्स। अब इसमें जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही है, आर हैविंग हो रही है, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैविंग मेन वर्ब जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे टेंस यूज़ हो रहा है। दे आर हैविंग मैनी डाउट्स। ठीक है। और सेकंड है दे आर हैविंग सम डिस्कशन। अब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, जहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हैविंग का, हैविंग जो है हमारे यहाँ पे एक्शन है। वर्ब्स जैसे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्शन वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब्स यानी कि जो जिस वर्ब में कुछ काम हो रहा होता है, अगर हिंदी में बोलो है हम वर्ब को जैसे क्रिया बोलते हैं, तो उसका मतलब ऐसी वर्ब, ऐसे वर्ड्स जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि कुछ काम किया जा रहा है, काम हो रहा है। ठीक है। तो ये वर्ब्स जो यहाँ पे हैं उससे हम पता लगाएंगे ये कैसे टाइप की वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं या कैसी है। ठीक है। तो सबसे पहले हैविंग तो हमारी पता है एक्शन वर्क है, एक्शन वर्ब है, लेकिन यानी कुछ काम हो रहा है, कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये कंप्लीट एक्शन है या इनकम्प्लीट एक्शन है, मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को डाउट्स आ रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये वाला सेंटेंस है, दे आर हैविंग मैनी डाउट्स। अब यहाँ पे जो आप एक्शन देखोगे वो कैसा एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है या इनकम्प्लीट एक्शन है। मतलब कि अगर यहाँ पे डाउट्स ऑलरेडी इन प्रोसीजर है, डाउट्स आ रहे हैं, या डाउट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, या डाउट्स अभी आने बाकी हैं। तो ये कैसे डाउट्स है ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे कौन सा टाइप का एक्शन है, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। एग्जांपल्स के थ्रू ये मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो एक्शन है इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में जो एक्शन शो कर रहा है वो एक कंप्लीट एक्शन है, यानी कि जो उसके डाउट्स आने थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसमें जो एरर होगी, सबसे पहले जो एरर है वो तो ये हमारी आर हैविंग, इसमें कंटिन्यूस जो टेंस यूज़ किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो गलत है। ठीक है। इसकी जगह आना चाहिए दे हैव मैनी डाउट्स। हैव जो हमारी वर्ब थी, मेन वर्ब, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, दे हैव मैनी डाउट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो एक्शन था वो कंप्लीट एक्शन था, यानी कि जितने डाउट्स आने थे दे को, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है।
अगर सेकंड से एग्जांपल को हम समझे, दे आर हैविंग सम डिस्कशन, अब इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ है, लेकिन इसमें जो एक्शन है वो टाइम टेकिंग एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्शन है, यानी कि कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा है जो ऑलरेडी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी पेंडिंग है, तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है कुछ, ठीक है। तो उनके लिए हम कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है। फर्स्ट वाला लेकिन यहाँ पे आर हैविंग की जगह हमारा आ जाएगा हैव, और सेकंड वाले में हो जाएगा हमारा आर हैविंग की जगह आर, सॉरी सेकंड वाले में कोई एरर नहीं है, नो एरर है, आर हैविंग की जगह आर हैविंग ही रहेगा, ठीक है। दे आर हैविंग सम डिस्कशन। उसके बाद थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स। अब चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स, अब ईटिंग कैसा एक्शन है, ये भी इनकम्प्लीट एक्शन है, यानी कि उसको टाइम टेकिंग एक्शन है, उसी चीज़ में टाइम लग रहा है करने में। तो अगर कोई टाइम टेकिंग एक्शन है वो तो इनकम्प्लीट हो सकता है। हो सकता है हम ऐसी बात बोलें कि अभी हमारे सामने प्रेजेंट में बैठ के बच्चे कुछ खा रहे हैं, तो खाने का जो प्रोसीजर है उसमें टाइम लगता है, तो जब भी ऐसे सिचुएशंस में टाइम लगता है उनको हम कॉन्टीन्यूस टेंस में शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 10th चैप्टर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सबको क्लैरिटी होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है, चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स एकदम ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूँ चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स, तो यहाँ पे जो लाइक वर्ड है वो कैसा एक्शन है, वो एक्शन एक्चुअल में एक्शन है नहीं, वो एक स्टेट है, यानी कि आप किसी को पसंद करते हो, किसी को लाइक करते हो, तो वो एक एक्शन नहीं होता, वो एक स्टेट होती है, ऐसी वर्ब होती है जो आप ना तो वो एक तरह से बोलते हैं तो एक फैक्ट है, अगर मैं बोलूँ उसको मोर क्लैरिटी के साथ, तो एक वो फैक्ट है, या तो आपको चीज़ कोई पसंद होती है या नहीं पसंद होती है। अगर आपको स्वीट्स पसंद है तो आप डायरेक्टली बोलोगे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स। लाइकिंग वाला ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ठीक है। ये वाला फोर्थ वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे सेंटेंस पे, ही इज़ थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखो, अब ये तीन एग्जांपल्स मैंने एक साथ लिए और इन तीनों सेंटेंसेस में हमारी जो वर्ब यूज़ हो रही है वो हो रही है थिंक की, ठीक है। अब थिंक की जो वर्ब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, कंसिडर हो गया। अब जो मैंने ये कॉमन अंडरलाइन किए हुए हैं एक साथ वर्ड्स, अब ये जितने भी वर्ड्स हैं जैसे लुक हो गया, सीन हो गया, अपीयर हो गया, इन तीनों वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग होते हैं और यूसेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लेकिन मीनिंग तो स्पेशली सिमिलर सही है। हैव हो गया, किसी चीज़ आपके पास कुछ है, उस चीज़ को पोजेस करना हो गया, या ओन हो गया, इन तीनों का मतलब भी सेम ही होता है। लेकिन जैसे हैव हो गया, इसके सिर्फ पोजेस करना ही मतलब नहीं होता, इसके इसके अलावा भी काफ़ी मतलब भी होते हैं। जैसे हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स भी आएंगी जिनके एक से ज़्यादा मतलब होता है, वही डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। उसके बाद थिंक हो गया, बिलीव हो गया, कंसिडर हो गया, इन तीनों के भी सेम मतलब है। कंटेन हो गया, कंप्राइज, कंसिस्ट, इनका भी मतलब सेम ही है। और उसके बाद जैसे वर्ब्स आएंगे हमारे, सी हो गया, फील हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। अब ये जो वर्ब्स हैं इनके मीनिंग भी मैं बोलूँगा सेम है। अब सेम कैसे हैं, मतलब कि अगर आप सी कर रहे हो यानी देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे सी का मतलब है नोटिस करना किसी चीज़ को। फील का मतलब सी कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, आंखों से कर रहे हो। फील कर रहे हो, तो फील करने में भी आप नोटिस कर रहे हो, कैसे, अपनी स्किन के थ्रू नोटिस करते हो। हियर करते हो, उसमें आप सुनते हो, हियर का मतलब भी नोटिस करना ही होता है। ये भी सारे वर्ड्स हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़, ठीक है। हियर हो गया हमारा नोटिस करना, ईयर से नोटिस करना किसी चीज़ को। स्मेल हो गया, वो भी स्मेल करना, नोज से नोटिस करना किसी चीज़ की स्मेल को। टेस्ट हो गया, उसको टंग से नोटिस करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो एग्री हो गया, डिसएग्री हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव मतलब हो गया, प्रेफर हो गया, तो ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद जो सेंटेंस हम देख रहे थे, आप ये तीनों सेंटेंस देखो और इन तीनों सेंटेंसेस को देख के आप वही जो इन चारों में प्रोसीजर किया था, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखो कि सही होनी चाहिए या गलत, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इज़ थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज। अब इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ इज़ थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज, यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब यूज़ हो रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रही है। ही इज़ थिंक प्लस वर्ब की आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे बिलीव, थिंक का मतलब क्या है ये हमें समझना है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, यहाँ पे थिंक का मतलब कुछ और है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस प्लान, अब यहाँ पे थिंक का कुछ और मतलब है। तो जैसे मैंने बताया था बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब, जिनके मीनिंग्स एक से ज़्यादा होते हैं।
अब वही इन तीनों सेंटेंसेज हम समझेंगे। अब जैसे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज, यानी कि यहाँ से हमें सेंस ही मिल रही है कि वो सोच रहा है हिमसेल्फ, अपने बारे में कुछ सोच रहा है कि वो बंदा वाइज है, वो एक वाइज बंदा है, एक मॉरली सही बंदा है, ठीक है। वो इस सेंटेंस में ये सेंस बन रही है। तो यहाँ पे जो थिंक का मतलब है वो होना चाहिए, थिंक मतलब टू बिलीव, और बिलीव होनी चाहिए यानी कि वो अपने आप को बिलीव करता है कि वो एक वाइज बंदा है, वो एक वाइज इंसान है, ठीक है। तो जब हम बिलीव यूज़ करते हैं तो वो एक मेंटल स्टेट होता है। जब भी थिंक का मतलब होता है कि टू बिलीव, आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो वो एक मेंटल स्टेट होती है। चाहे आप भगवान में बिलीव कर रहे हो या किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हो, तो बिलीव करना एक क्या होती है, हमारी मेंटल स्टेट होती है। और जब भी हमारी ये मेंटल स्टेट होती है तो वो हमारी कंटिन्यूस उसमें नहीं आती। जैसे कि लाइक हमारी स्वीट्स थी, आप किसी को लाइक कर रहे हो, तो लाइक करना भी एक स्टेट है हमारी, कि आप या तो किसी को लाइक करते हो या नहीं करते हो, वो एक स्टेट है, ठीक है। वैसे ही थिंक करना, जब थिंक का मतलब होता है किसी चीज़ में बिलीव करना, तब भी हमारा मतलब होता है कि वो एक स्टेट है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ही थिंक्स हिमसेल्फ वाइज। इस थिंकिंग हट के हमारा हो जाएगा ही थिंक्स हिमसेल्फ वाइज, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि एक और चीज़ मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, ये आगे के दो मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। जैसे जितने भी वर्ब्स हमने यहाँ पे डिस्कस करी और जो मैंने बताया कि इन वर्ब्स को ऐसे बोला जाता है कि आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो वर्ब्स बोले जाते हैं कि इनको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, वो बेसिकली हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमारी ऑलमोस्ट सारी ही वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करनी चाहिए हमको। और लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आती है हमें, क्यों हमें एक्सेप्शंस दिए जाते हैं, क्यों हमें फिर क्लैरिटी नहीं होती कि कई बार इन वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ होता है। वो इसीलिए हो जाता है कि कई ऐसी वर्ब्स होती हैं हमारी जिनका मतलब एक से ज़्यादा कुछ और भी होता है। जैसे अभी थिंक का हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही आगे और वर्ब्स का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़न आती है। लेकिन अब हम हर एक वर्ब के लिए एक सेपरेट मीनिंग याद तो कर नहीं सकते हैं, तो इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे थिंक है, अभी हमें थिंक का हम ऑलरेडी, आई होप जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी एटलीस्ट 12th पास तो हो गई होंगे। तो अगर नहीं भी है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता है कि थिंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। थिंक हमारा मतलब सोचना नहीं होता है। थिंक का मतलब, जैसे कई लोग बोलेंगे थिंक हमारा मतलब होता है सोचना, हम थिंक का मतलब सोचना नहीं होता है। थिंक का मतलब होता है बिलीव करना, किसी चीज़ में विश्वास रखना, उसको बोलते हैं थिंक, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि किसी के बारे में सोचना, उसका कुछ और मतलब होता है, उसको किसी और तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि सेंटेंस देखो, सेकंड वाला, ये वाला, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। अब यहाँ पे जब हमारे थिंक के साथ एक और अबाउट लग जाता है, एक प्रपोजिशन लग जाती है, तो थिंक का मतलब चेंज हो जाता है। जब किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब या कुछ वर्ड ऐड हो जाता है तो उसका ऑब्वियस सी बात है उसका मतलब चेंज हो जाता है, वो उसका मतलब नहीं रहता जो थिंक का मतलब होगा, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, सेंटेंस तो सबसे पहली बात एकदम ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो इसमें थिंकिंग अबाउट का मतलब क्या है? थिंकिंग अबाउट का यहाँ पे मतलब है टू वंडर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। और सेम वे में जब आप थिंक करोगे, सोचोगे किसी बारे में, थिंक अबाउट करोगे, तो वो एक टाइम टेकिंग एक्शन होगा, उसको सोचने में टाइम लगता है हमको। तो इसीलिए उस चीज़ को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं, और इसीलिए थिंक को नहीं लिख सकते, थिंक अबाउट को हम इसमें लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस था मैंने आंसर बता ही दिया, ही थिंक्स हिमसेल्फ वाइज हो जाएगा। और सेकंड वाला आंसर हमारा सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, इसी वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि सोचने में हमें टाइम लग सकता है, ठीक है। या फिर किसी चीज़ को क्या पता अभी सोच रहे हैं हम, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। वैसे ही थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस प्लान। जब आपसे कोई पूछ रहा होता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस प्लान, तो यहाँ पे थिंक ऑफ का मतलब है कि आपका उस चीज़ के बारे में, उस प्लान के बारे में क्या ओपिनियन है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका उस चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन दो। तो जब आपका ओपिनियन मांगा जाता है तब हम थिंक ऑफ का यूज़ करते हैं। और ओपिनियन हो गया हमारी किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन हो गया, या फिर किसी चीज़ के बारे में लाइकनेस हो गई, तो वो हमारे इंस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कोई फर्स्ट मीटिंग में मिलता है, तो अगर वो आपसे अच्छे से बात करता है, तो इसका मतलब है कि आपका उसके अच्छे बात करते ही आपका एक माइंड में एक अपने आप से ओपिनियन बन जाएगा कि हाँ ये आदमी अच्छा है। अगर ऐसा हो सकता है आपका ओपिनियन दोबारा चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ रूड बिहेव करे तो आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है
कि हाँ वो एक अच्छा आदमी नहीं है या फिर उसका बैड बिहेवियर है, लेकिन जो हमारे ओपिनियन होते हैं वो टाइम टेकिंग नहीं होते, वो इंस्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन हो गए या फिर किसी चीज़ को लेकर लाइकनेस हो गई, ये हमारे इंस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो थर्ड सेंटेंस है उसमें भी जब हमारा ओपिनियन पूछा जा रहा है तो कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्लान, ठीक है। थिंकिंग को हट के यहाँ पे हो जाएगा थिंक, और आर की जगह आ जाएगा डू। डू क्यों आ जाएगा, क्योंकि थिंक जो है हमारा कॉन्टिन्यूस को हटा करके हम इनडेफिनेट टेंस लिख रहे हैं और प्रेजेंट का शो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू। आपने टेंस में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस जो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से थिंक के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हमारी डू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा, लेकिन और कुछ देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बिलीव को लेकर, हम अभी समझते हैं। बिलीव हमारी एक और वर्ब होती है, ठीक है। इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहती है और इस वर्ब के भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे वी डोंट बिलीव डैश प्लूटोक्रेसी। अब यहाँ पे हम मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए साथ में, और इनसे पहले मैंने यूज़ करी है बिलीव हमारी वर्ब। अब आपको मुझे इन सेंटेंसेस में फिलअप करके बताना है कि ये जो वर्ब है हमारी, ये ट्रांजिटिव होंगे या इनट्रांजिटिव होंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, हर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ कि ट्रांजिटिव होते हैं ऐसी वर्ब्स जिनके बाद खुद का ऑब्जेक्ट्स होता है, वो अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं, ठीक है। और इनट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती हैं जिनको अपने ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती पीछे, वो अकेले ही सफिशिएंट होती हैं, सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। तो कोई भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट अगर कोई एडिशनल गिवन है तो वो ऑब्जेक्ट उस प्रेपोजिशन का बन जाए। तो आपको मुझे इन तीनों सेंटेंसेस में बताना है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कौन सी आएगी, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल है, वी डोंट बिलीव डैश प्लूटोक्रेसी। तो यहाँ पे जो बिलीव का मतलब है, अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि या फिर आप किसी को बोल रहे हो कि वी डोंट बिलीव प्लूटोक्रेसी, तो यहाँ पे बिलीव का एक सेंस आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि आप सपोर्ट नहीं करते हो उसको। डोंट हो गया तो यानी कि उसको बिलीव की बात यहाँ पे हो रही है सपोर्ट की, ठीक है। तो आप जब किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वी डोंट बिलीव इन प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी के अंदर हम नहीं बिलीव करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी बिलीव वर्ब आए, ये देखो ये रही हमारी जो बिलीव वर्ब, और उसका मतलब और उसके सेंस हमें आ रही हो कि टू सपोर्ट करना। और जब हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते तब हम प्रेपोजिशन के साथ लिखते हैं, ठीक है। इन प्लूटोक्रेसी वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है उस टाइम पे। और अगर हम जैसे सेकंड सेंटेंस में बात करें, वी डोंट बिलीव डैश दिस स्टोरी। अब यहाँ पे जब बिलीव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सच मानना, किसी चीज़ के बारे में जानना, तो वहाँ पे हमारी जो बिलीव वर्ब है वो कैसे हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ट्रांजिटिव यानी कि इसको यहाँ पे प्रेपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि उस बिलीव वर्ब को अपने खुद की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसके बाद डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी डोंट बिलीव दिस स्टोरी। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा वी डोंट बिलीव दिस स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बिलीव का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं। वी डोंट बिलीव डैश गॉड। अब बिलीव पे यहाँ से सेंस निकल रही टू हैव फेथ, किसी चीज़ में फेथ होना। तो जब आप किसी चीज़ में फेथ रखते हो या वी डोंट बिलीव, तो फेथ वाली जब बात आती है वो वर्ब कैसे हो जाती है, वो भी इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। तो जब इनट्रांजिटिव हो जाएगी तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उस प्रेपोजिशन का बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वी डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो यही हमारी बेसिक कन्फ्यूजन रहती है हमेशा कि हम किस चीज़ को क्या माने, किसको क्या ना माने। तो अगर आपकी और आप किस किस चीज़ को रटोगे, किस चीज़ को याद करोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इस लर्निंग वाली, इसमें रटने वाली फेज़ में चले जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको फोकस करता हूँ, आपको बोलता हूँ बार बार कि यार आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो कि अलग अलग उसकी क्या सेंस आ रही है, उस सेंस के हिसाब से आप करोगे। और आप स्टार्टिंग से अगर आप चैप्टर्स मेरे देख रहे हो तो आपको ज़्यादा इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आधा कुछ वर्ब्स ऐसी नहीं हो सकती है जो आपको नहीं पता हो बिल्कुल, जिसका मीनिंग ही आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो वो हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ और आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी इन क्लास में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और देख लेते हैं थोड़े से नए वर्ब्स के बारे में, जान लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग सम बुक्स, ठीक है।
दिस बॉक्स इज कंटेनिंग सम बुक्स। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है, सेम उसमें है। द पैकेट कंटेन्स ऑफ फेयर एकोमोडेशन फूड एट्सेट्रा, और तीसरा है ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट इन करेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग सम बुक्स, इसमें वर्ब कौन सी यूज है हमारी, कंटेनिंग। और कंटेनिंग कैसे यूज हुई है, इज कंटेनिंग, यानी कॉन्टिन्यूस में यूज हुई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज हुई है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कोई चीज़ को दिस बॉक्स इज कंटेनिंग सम बुक्स, तो ये आप खुद एक बार सोचो कि ये क्या कॉन्टिन्यूस उसमें आ सकता है। ये कंटेन वाला कोई एक्शन है, ये ऐसी स्टेज में आ सकता है कि वो कंटेन किए जा रहा है, या फिर ये एक फैक्ट हो सकता है, या फिर एक फैक्ट हो सकता है, या स्टेट हो सकती है। तो अगर आप में थोड़ी सी भी सेंस हो तो आप 2 सेकंड में बता दो कि ये ऐसा कॉन्टिन्यूस में आ ही नहीं सकता, ये एक फैक्ट हो सकता है कि दिस बॉक्स कंटेन सम बुक्स। एक ऐसी स्टेट हो सकती है जिसमें उस बॉक्स के अंदर कुछ बुक्स हैं। तो बॉक्स के अंदर बुक्स या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉक्स कंटेन किए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी टेंस हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बॉक्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, कंटेन्स आ जाएगा। दिस बॉक्स कंटेन्स सम बुक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ आप इसको सर्कल करके अपना साइड में राइट आंसर लिख लेना प्लीज़। ठीक है, और उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी देखना है। सेकंड एग्जांपल है द पैकेट कंटेन्स ऑफ फेयर अकोमोडेशन फूड एट्सेट्रा। अब यहाँ पे कंटेन का हमारी वर्ब यूज़ हो रही है। अब कंटेन के बारे में जान लेते हैं। एक सेकंड, कंटेन को बताने से पहले कंटेन और कंसिस्ट दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। दोनों का मतलब जो होता है सिमिलर होता है, जैसे मैंने आपको वर्ब्स उसमें बताया था। कंटेन हो गया, कंप्राइज हो गया, कंसिस्ट हो गया, इनका मतलब ही बेसिकली सेम ही होता है, यूसेज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो जब इसमें भी पढ़ोगे आप, जैसे थर्ड सेंटेंस पढ़ो, ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट इन करेक्टर। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 और अच्छे बहुत एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या है, एक सर्कल है। एक सर्कल के अंदर 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, और उन बॉक्सेस को नाम दिया है। एक बॉक्स है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है सी। तो इस सर्कल को भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इस सर्कल का ऑब्वियसली यही नाम देंगे जो आजकल वायरल हो रहा है, विनोद। ठीक है, तो विनोद, इसको फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी नाम दे देते हैं। सर्कल का नाम है विनोद, और अंदर जो हमारे जो बॉक्सेस है उनका नाम ऑलरेडी गिवन है ए बी सी। ठीक है, तो इसको बोलने के 2 तरीके हैं, इसको रेफर करने के दोनों को 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम बोल सकते हैं विनोद कंसिस्ट ऑफ ए बी सी, कि विनोद कंसिस्ट ऑफ, विनोद के अंदर विनोद कंसिस्ट करता है, विनोद अपने साथ कंसिस्ट करता है क्या, 3 चीज़ें ए बी और सी। या फिर हम बोल सकते हैं ए बी सी कंसिस्ट इन विनोद, या फिर ए बी सी कहाँ पे कंसिस्ट करते हैं, विनोद के अंदर, विनोद के अंदर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन हमारी यूज हुई है, एक में ऑफ यूज हुई है और एक में इन यूज हुई है। वो क्यों यूज हुई है, क्योंकि कंसिस्ट का मीनिंग चेंज हो गया दोनों में। वर्ब तो दोनों में सेम हो रही है कंसिस्ट, लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। जब हमारे कंसिस्ट का मीनिंग हो इंक्लूड करना, तब हम प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं ऑफ, यानी कि विनोद कंसिस्ट या फिर विनोद इंक्लूड्स ऑफ ए बी सी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे कंसिस्ट का मतलब हो लाई इन, यानी कि उसके अंदर रहना, लाई इन करना, तब हम प्रपोजिशन यूज करते हैं इन की। जैसे कि ए बी सी लाइज इन विनोद, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब इस ऐसी वर्ब से जोन सा मीनिंग आपको शो करना, उसके हिसाब से हम प्रपोजिशन शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सेंटेंसेस के ऊपर भी आते हैं सेकंड और थर्ड, इसी के बेसिस पे। दिस पैकेट कंटेन्स ऑफ फेयर एकोमोडेशन एंड फूड, ये सेम वाला ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, जो ये विनोद कंसिस्ट ऑफ बताया था, इसमें भी 3 चीज़ें। फेयर, पैकेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फेयर होता है, एकोमोडेशन होता है, फूड होता है। तो पैकेट के अंदर होता है और इंक्लूड करता है यानी कि पैकेट, तो हम यह प्रपोजिशन क्या लगा देंगे, ऑफ। तो इसका मतलब यहाँ पे एकदम ठीक है। इसके बाद ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट इन कैरेक्टर, यानी कि ये बी वाला एग्जांपल हो गया एक तरह से, ए बी सी कंसिस्ट इन विनोद, वैसे ही ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट इन विनोद, ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट इन कैरेक्टर। तो यहाँ पे कंसिस्ट का जो मीनिंग लाई इन है उसके हिसाब से इन प्रपोजिशन एकदम ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे कि जो हमने सी, फील, टेस्ट वगैरह के बारे में जो मैंने बताई थी वर्ब्स आपको स्टार्टिंग में, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाली सी, फील, हेयर, टेस्ट, स्मेल, इसके बारे में आपको फिर से डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि अगर एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे जो वर्ब यहाँ पर सी हो रही है, सबसे पहले तो सी के मीनिंग्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं।
जैसे एक तो सी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नोटिस करना। आँखों से जैसे कई बार सिर्फ नोटिस करता है, ये मतलब भी होता है सी का, कि नोटिस करता है। एक सेकंड मीनिंग जो होता है वो तो ऑब्वियसली सी मतलब कि देखना, जैसे कि आई एम सीइंग अ मूवी राइट नाउ, आई एम सीइंग समथिंग, या फिर आई एम सीइंग सम सीनिक ब्यूटी, किसी चीज़ को देखना वो भी। तो एक हो गया नोटिस करना किसी चीज़ को, एक हो गया प्रॉपरली देखना। और दूसरा और तीसरा मतलब होता है किसी को मिलना, जैसे कि सी मतलब टू मीट, जैसे कि हम बोलते हैं आई विल सी यू आफ्टर 5 मिनट्स, आई विल सी यू लेटर, आई विल सी यू आफ्टर दिस मोमेंट, या आई विल सी यू आफ्टर दिस, या फिर दैट, जो भी है। तो ठीक है, ये तीन अलग अलग मीनिंग सी के भी होते हैं। उसके बाद अगर हम इस सेंटेंस पे आ जाएं, आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको सी से क्या सेंस आ रही है, क्या मीनिंग होना चाहिए आपके हिसाब से, कि आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस। अगर सी से वॉच कर रहे हैं, अगर आपको आ रही है कि तो वॉच कर रहे, तो एक बार सेंस चेक कर लेते हैं बन रही है नहीं बन रही। कि आप देख रहे हो एरर को, तो आप एरर को कैसे देख सकते हो? एरर को तो आप मतलब देख नहीं सकते, आप नोटिस कर सकते हो कि हाँ वहाँ पे कोई एरर है, ठीक है। आप प्रॉपरली वैसे देख नहीं सकते, उसको नोटिस करना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सी का मीट तो हो नहीं सकता, एरर से आप मिल तो सकते हो नहीं, तो ये भी नहीं हुआ और ना वॉच होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा सी का कि आप नोटिस किया, आपने आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं हम नोटिस करना, कि आई सी नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आई सी नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग इज स्मेलिंग रोज। अब डॉग जो है वो स्मेल कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में है। टाइम टेकिंग एक्शन यहाँ पे बता रहा है कि उसको टाइम लग रहा है किस चीज़ में, रोज़ को स्मेल करने में। तो हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ गलत तो है नहीं, कोई मतलब एकदम ठीक से आ रही है कि डॉग को टाइम लग रहा है, वो स्मेल कर रहा है। और हाँ, डॉग करते हैं काफ़ी देर तक स्मेल, एक ही फ्लावर को, एक ही प्लांट वगैरह हो गए कि उसको। तो ये एकदम ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंस हमारी सही बन रही है। यहाँ पे कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी सेंस एकदम ठीक आ रही है। दूसरा एग्जांपल देखें, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब यहाँ पे लाइक वाला एग्जांपल आ गया, जैसे मैंने लाइक के बारे में बताया था, लाइक स्वीट, वैसे ही स्मेल का यहाँ पे सेंस आ गई। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब या तो रोज स्वीट स्मेल करेगा, या फिर स्मेल उसकी एक ही हो सकती है, या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। तो वो टाइम टेकिंग नहीं हो सकती। तो इसी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ एक और हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाले में, द रोज होगा, द रोज स्मेल्स स्वीट, ये आंसर हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे, द रोज स्मेल्स स्वीट, एक सेकंड में पहले करेक्ट कर लेता हूँ इसको। हाँ, ये कर लिया मैंने एकदम इसको करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा द रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे स्मेल्स का मतलब है ये हमारी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। और स्वीट क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाई करना भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कभी भी आपको बेसिक आपको कभी याद नहीं रखना, तो आप सीधा वहाँ पे इज़ पुट करके देख लो। वैसे तो होता है बी की कोई भी फॉर्म पुट कर सकते हो, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। उनमें से कोई भी फॉर्म पुट करके देख लो लिंकिंग वर्ब की जगह पे। अगर आपको सेम मीनिंग वहाँ से फिर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब वो जो वर्ब पहले थी वो लिंकिंग वर्ब ही थी। और अगर मीनिंग चेंज होता है, दैट मीन्स वो जो वर्ब यूज हुई है वो मेन वर्ब थी हमारी, ठीक है। जैसे कि द रोज स्मेल्स स्वीट, अगर स्मेल्स हमारे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसकी जगह मैं इज़ यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो चेक करते हैं कि मीनिंग सेम रहेगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे द रोज इज़ स्वीट, अगर मैं रोज़ इज़ स्वीट बोलता हूँ, तो उसका मीनिंग भी सेम ही आ रहा है कि रोज़ की जो है वो स्वीट है, ठीक है। तो जब सेम आ रहा है, तो इसका मतलब स्मेल से हमारी क्या होगी, हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है हियर। हियर के ऊपर हम चेक करते हैं क्या क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं। दूसरा फर्स्ट मतलब इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है दे वर हेयरिंग सम स्ट्रेंज साउंड्स। सम स्ट्रेंज, कुछ अजीब और गरीब साउंड सुन रहे थे वो। और दूसरा सेंटेंस है दे ऑल हर्ड द स्टोरी ही टोल्ड विद अटेंशन। तो हियर और हर्ड का क्या मतलब होता है, टू नोटिस करना। और एक वर्ड होता है हमारा लिसन। लिसन और हियर में क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी चीज़ को लिसन मतलब किसी चीज़ को नोटिस करते हो, तब उसके लिए आप यूज़ करते हो हियर या फिर हर्ड। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हो, केयरफुल्ली सुनते हो या फिर अटेंशन के साथ सुनते हो, बेसिकली जो हियर लिसन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या शो करते हैं, टाइम टेकिंग वो एक्शन। यानी कि जिस चीज़ में सुनने में टाइम लग रहा है, उसके लिए आप लिसन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे लिसन हो गया, हाँ। और
हर्ड हो गया, तो इसको एग्जांपल्स में पुट करके देखते हैं। दे वर ऑल हेयरिंग सम स्ट्रेंज साउंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे ऑल। अब यहाँ पे नोटिस की मेरी सेंस आ रही है कि यहाँ स्ट्रेंज साउंड होते हैं, तो स्ट्रेंज साउंड्स को आप कभी भी ध्यान से नहीं सुनते हो, बस आप उनको नोटिस करते हो कि हाँ कहीं से नोटिस आपने करी, कोई आवाज़ आ रही है। तो जब भी ऐसा सेंस आ रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हियर या हर्ड यूज़ करेंगे, उसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका ये रीज़न होगा कि यहाँ पे इसको कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले में दे ऑल हर्ड द स्टोरी विद ही टोल्ड विद अटेंशन, उन्होंने ध्यान से सुनी है, उन्होंने नोटिस नहीं किया, उन्होंने अच्छे से सुना है। इसको टाइम टेकिंग एक्शन है, तो टाइम टेकिंग एक्शन है यानी कि ध्यान से सुना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिसन वर्ब यूज़ करेंगे। तो लिसन यूज़ करेंगे। और एक और बात, लिसन वर्ब जो होती है हमारी कैसी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि जब भी हम लिसन वर्ब यूज़ करेंगे उसके बाद हमेशा प्रपोजिशन का यूज़ ज़रूर करेंगे, लिसन के बाद टू लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे ऑल लिसन टू द स्टोरी ही टोल्ड विद अटेंशन, तो हर्ड की जगह हो जाएगा यहाँ पे लिसन टू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और चीज़ पे पढ़ लेते हैं, रिजेंबल वर्ब के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारा, ही इज़ रिजेंबलिंग टू हिज फादर। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है रिजेंबलिंग, ये क्या कैसी आई हमारी, कंटिन्यूस में लिखी हुई है, और उसके बाद टू लगाया हुआ है, तो यानी कि ये भी बताया कि ये कैसी वर्ब है हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसी वजह से यहाँ टू लगाया है। तो ये समझ लेते हैं सबसे पहले, रिजेंबल जब आप कर रहे थे, रिजेंबल मतलब कि जब आप किसी से मिलते जुलते हो, जैसे अब अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप हूबहू अपने पिता जैसे हो, तो वो जो हूबहू उसका मतलब होता है रिजेंबल करना। तो रिजेंबल जब आप करते हो तो वो एक स्टेट होती है, वो एक कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखी जा सकती। अब जो पिछली बातें उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वही सेंस बन रही है इसकी। तो आप अभी तक अगर आपको समझ में आया तो फटाक से आप भी बता दोगे कि ये रिजेंबलिंग नहीं होगा, क्योंकि ये रिजेंबल स्टेट होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो रिजेंबल, उसके बाद रिजेंबल कैसी होती है हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये टू भी कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ही रिजेंबल्स हिज फादर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर लुकिंग होते हैं, जो नाउन, बस उनकी स्पेलिंग में कुछ चेंज होता है, और स्पेलिंग ज़रा सी चेंज होती है तो वो नाउन हो जाते हैं, और वैसे चेंज होती है तो वो कैसे हो जाते हैं, वर्ब होते हैं। तो उनके बीच में कुछ देख लेते हैं फटाफट। जैसे अगर हम नाउन को देखें तो सांस लेने को क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ठीक है, और अगर वर्ब उसी का देखा जाए तो उसका क्या हो जाता है, ब्रीथ, उसकी वर्ब हो जाती है। जैसे बात हो गया नाउन, बेथ हो गया नहाना, जो नहाने का प्रोसेस है, एक्टिविटी को बोलते हैं बेथ, और जो नहाने का काम है उसको बोलते हैं नाउन, नाउन जब होता है उसको बोलते हैं बाथ। एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस। सी और एस का फ़र्क है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब सी हो तो उसका मतलब नाउन होता है, जब एस हो तो वो वर्ब होता है। प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस, यहाँ पे भी सी और एस का डिफरेंस है, सी हो तो नाउन, एस हो तो वर्ब। और एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। सबसे पहली बात तो अफेक्ट तो हमेशा वर्ब ही होता है, लेकिन कभी इफेक्ट आ जाए तो इफेक्ट हमेशा नाउन हो सकता है या फिर वर्ब, दोनों ही हो सकता है, यूसेज के ऊपर है। अब इफेक्ट और अफेक्ट के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं काम करूँगा, एक और इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वरना वीडियो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ इनकी भी चाहिए तो मैं इनके लिए अलग से सेपरेटली आपके लिए वीडियो बना दूंगा, इन नाउन्स और वर्ब्स के लिए। तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बता देना। तो आज की ये क्लास थी, आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस। अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में हर एक चीज़ बताई है, काफ़ी डिस्कशन किया है मैंने आप लोगों के साथ। और अगर ऐसी ही वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इंडियन स्टडी हब। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आपको कुछ डाउट भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते तो हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे जाके आप सेपरेटली इंडिविजुअली मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।